कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर। ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं कि न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का साथ। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कोरोना काल में मिल रहा बेहद सीमित सहयोग। कहा ना आर्थिक मदद मिल पा रही, ना ही जीएसटी की राशि। सीएम बघेल के पिता नंद कुमार कोरोना पॉजिटिव, फेफड़ों में फैला संक्रमण। वेंटिलेटर पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक ने इसकी पुष्टि की। जेईई नीट के बाद सीपीसी पर पॉलिटिक्स, सीएम बघेल पर बरसा विपक्ष। कांग्रेस बोली बीजेपी का मकसद बेरोजगारी बढ़ाना। नक्सलियों से निपटने का तरीका, नक्सल ऑपरेशन के लिए फील्ड प्लान तैयार। सीएम ने कहा तालमेल बढ़ाएं, इंटेलिजेंस इनपुट को मजबूत करें। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी का सेवा सप्ताह आज से शुरू। जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन। आज से शुरू हो रहा मानसून सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कोरोना, चीन विवाद और अर्थव्यवस्था पर घेरने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। और क्या कुछ कहा है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी। समावेशी विकास आपकी आस विषय पर विचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साझा किए अपने विचार।
समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से संभव। आर्थिक सामाजिक समस्या का हो रहा समाधान। बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूल मंत्र। सभी की आजीविका का भी समावेशी विकास का मूल मंत्र। महानुभूतियों की न्याय की अवधारणा में मिला छत्तीसगढ़ी मॉडल। साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में बनेगा इको रिसोर्ट और कैफेटेरिया। समावेश का अर्थ समाज के सभी वर्गों के साथ देकर चलना। सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। किसानों को माना अर्थव्यवस्था की धुरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा। सर्वे भवन्तु सुखिना के वेद वाक्य में है समावेशी विकास की भावना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 19 लाख किसानों को लाभ मिला। धान के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की सिंचाई कर माफ किया। अब न्याय योजना का सिलसिला भी शुरू कर दिया। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई। हर 15 दिन में हमें खरीदे गए गोबर का भुगतान करें। कोरोना काल के बीच संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। कोरोना महामारी के कारण इस बार के सत्र में कई बदलाव किए गए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई इस बार अलग अलग चलेगी। वहीं एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव और कोरोना महामारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में संसद का सत्र शुरू हो गया है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ कर्तव्य। सांसदों ने कर्तव्य का पथ चुना है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस बार लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समय पर चलेगी और इस बार शनिवार और रविवार को भी सदन चलेगा। सभी सांसद इस पर सहमत हैं। जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। और साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप सब कुशल है ना? कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी? चलिए, ईश्वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं।
बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। जनपद पंचायत सरायपाली की ग्राम पंचायत गोहेरापाली के सरपंच वती सेवा सिदार और सचिव अरुण प्रधान के द्वारा पंचायत के पंच उप सरपंच के बिना जानकारी पंचायत प्रस्ताव के लाखों रुपए निकाल लिए गए। जैसे ही राशि निकाले जाने की जानकारी पंचायत के पंचों और सरपंच को मिली तो इसकी शिकायत जनपद पंचायत सरायपाली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित में की गई, किंतु आज तक जनपद पंचायत सरायपाली के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं ली। उप सरपंच ने बताया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसकी शिकायत जिला पंचायत महासमुंद में पंचायत और ग्रामीणों के द्वारा लिखित में दी गई। कोरिया जुरा के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी शहर में SECL क्षेत्र भी है तथा यहां अंडरग्राउंड तथा खुली खदान भी संचालित है, जिसमें कुछ खदानें बंद हो गई हैं, जिसका संपूर्ण लोहा चोरी कर लिया गया है। आपको बता दें कि चिरमिरी में अवैध रूप से अवैध कबाड़ का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और दिन दहाड़े पिकअप में भरकर बीच मार्केट से तथा घनी आबादी वाले क्षेत्र से लोहा चोरी कर लेकर जाते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस प्रकार से लोहे को दिन दहाड़े काटकर शाम को पिकअप में भरकर लोहा ले जाया जाता है और रातों रात ट्रकों के माध्यम से चिरमिरी से होते हुए खड़गवा थाना होते हुए लोहों से भरा निकाल लिया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रशासन भी अपनी आंखें इन अवैध कबाड़ियों के चलते अपनी आंखों को बंद कर लेती है। सूरजपुर के केशव नगर में एक शिक्षिका के साथ मारपीट करने का वारदात सामने आई है। बता दें कि जुरा के माध्यमिक शाला के टीचर के पद पर पदस्थ मोनिका तिर्की के घर में पप्पू सिंह बघेल अन्य 2 व्यक्तियों के साथ घर में घुस गया, मारपीट करने लगा, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने पुलिस से की। शिकायत के 5 दिनों के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। शिक्षिका ने अपने ऊपर किसी बड़ी घटना की संभावना जताते हुए पुलिस के आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। केशव नगर इस्लामपुर की मोनिका तिर्की 9 तारीख को अपने पड़ोसी पप्पू बघेल, विनोद गुप्ता वगैरह के खिलाफ मारपीट करने, गाली गलौज करने और की रिपोर्ट लिखाई, जिसकी चूंकि इनका आपसी रंजिश पहले से चला आ रहा है। कोरबा के बालकोट में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात सामने आई। बता दें कि बालको नगर निवासी अमित चौबे जब रोड पर पैदल चल रहे थे तभी 2 स्कूटी सवार चोर आए और अमित के हाथ से मोबाइल लूट कर चले गए। अमित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को पकड़ लिया। बता दें कि आरोपी एलन कलाक 23 वर्ष का रामपुर का निवासी है। वहीं अपराधी के खिलाफ और भी 5 केस दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आज जो है एक मोबाइल लूट का जो मामला है, इसकी खुलासा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये घटना है दिनांक 20/11/2019 का और इसमें अमित कुमार चौबे जो है पैदल चल रहा था। इसी दौरान बालको के गेस्ट हाउस नंबर 2 है, वहाँ पर एक मेट्रो स्कूटी चालक जो है उसके साथ एक और भी बैठा हुआ था। दोनों जा रहे थे। इन लोगों ने चलते चलते इनका जो प्रार्थी है उनके मोबाइल को
क्योंकि सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, इसको लूट लिया था और इस आधार पर 22/11/2019 को सब सूचना पत्र दर्ज की गई थी और ये लगातार इसका पता तलाश की जा रहा था। कोरोना की वजह से परेशान आम लोगों पर अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। खासतौर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले आलू, फिर प्याज और अब हरे धनिये की कीमतों में जोरदार तेजी आई है। 1 किलोग्राम हरे धनिये के दाम 400 रुपए के पार पहुंच गए हैं। बता दें कि बीते 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें भी दोगुनी हो चुकी हैं। आलू इस समय 40 रुपए फुट का बिक रही है। इस समय आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है। इससे पहले क्या था? इससे पहले आलू 140-140 रुपये पसेरी रही, 30 रुपये 28 रुपये, अभी 40 रुपये किलो हो गई। टमाटर भी 50 रुपये किलो हो गए, जो 20-22 रुपये किलो था। टमाटर क्या चल रहा है यार बताओ? 60 रुपये 50 रुपये। आलू और प्याज? आलू भी है 100, प्याज 170, 160, आलू 170, 175, 80, जैसे आलू वैसे बिक रहा है। किलो भी है 40 रुपये, 40 रुपये 35 रुपये किलो। 15 रुपये किलो था, इस समय 40 रुपये किलो है। प्याज इस समय 40 किलो है, 40 रुपये किलो है। सब महंगा तो हो गया। 180 रुपये पसेरी चल रही है आलू। टमाटर इस समय 70। ये 100 रुपये की जो है 2 टाइम की सब्जी है और इसमें 50 रुपये किलो की और 40 किलो रुपए की सब्जी है। तो महंगाई को लेकर अब क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महंगाई को लेकर करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सरकार का पतन होना निश्चित है। तो ये जो टमाटर है, टमाटर क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर यहाँ 80 रुपये किलो है। आलू क्या रेट है? आलू जो है 40 रुपये किलो। ये है जो बरसात हुई थी जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से आलू जो खेतों में ख़राब हो गए थे और उसकी पैदावार बहुत कम निकली थी। उसी की वजह से आलू की शॉर्टेज है और कोल्ड स्टोरों में आलू कम है और कम होने की वजह से आलू के दाम बढ़ गए। आलू जो है, आलू के बारे में जैसे आपने बात की है, तो आलू जो है सब्जियों में बादशाह कहलाया जाता है। गरीब इंसान से लेकर और मालदार तक हर सब्जी में इसका वो होता है, इस्तेमाल होता है। लेकिन आलू की महंगाई जो है, आलू की महंगाई की वजह से हर सब्जी महंगी है। जैसे टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है, दोबारा हरी मिर्च महंगी है, शिमला मिर्च महंगी है, टिंडा महंगा है, सब चीज़ महंगी है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पीछे जो इसमें आलू में जो वो आया था, ऐब आया था, सेप्टिक जिसे कहते हैं, अंदर छाला पड़ जाता था, उसने फसल को खराब किया और अब स्टोर का आलू जो आ रहा है, ये स्टोर वाले आलू बिक रहे हैं। जिले के थाना डबरा अंतर्गत आने वाले ग्राम कोंदरी का 32 वर्षीय छबीलाल सिदार 27 तारीख की रात 1 बजे से घर से लापता हो गया, जिसकी लाश 29 अगस्त को जलाशय में मिली थी, जिसकी रिपोर्ट बड़े भाई नवदार राम सिदार के द्वारा 29 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। मृतक छबीलाल सिदार के सिर में गंभीर चोट के निशान होने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव को जलाशय में फेंक दिए जाने की आशंका जताई गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी और भीम पटेल और उसके पिता खेललाल पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने कबूल किया है कि छबीलाल उनसे रोजाना झगड़ा करता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। 2020 को नवधाराम सिदार थाने पे आकर सूचना दिया सुबह कि उसके छोटे भाई छबीलाल का शव बंधवा तालाब में मिला तैर रहा है, जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम करके जांच पर रवाना हुए थे। लाश को जब बाहर निकाला गया तो उसके सिर में चोट के निशान थे, जिससे लाश की मृत्यु कैसे हुई वो थोड़ा संदिग्ध थी। जो लाश को पीएम के लिए भेजा गया था, पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉक्टर साहब ने मल्हार चौकी क्षेत्र के ग्राम जैतपुर में देर शाम घर के भीतर एक युवती की जली हुई लाश पुलिस को मिली, जिसके बाद ही बोतल में पेट्रोल भी बरामद किया गया। मृतका के पिता ने बताया कि युवती किसी युवक से प्रेम करती थी और कुछ मैसेज उसके फोन में आया, जिसे पढ़ने के बाद से ही युवती व्यथित थी। शायद यही वजह रही होगी, उसने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई। जानकारी प्राप्त हुई है वो कुमारी जयंती भैना है, जीवन भैना, ग्राम जैतपुर के निवासी, उसी की लड़की, उम्र करीबन 20 साल होगा।
एक नरेश भेना नाम के किसी लड़के से प्यार करती थी और दोनों सामाजिक होने के कारण से माता पिता उसकी शादी भी करने वाले थे, लेकिन किसी बात को लेकर के इनमें आपस में कोई मनमुटाव हुआ है, जिसके कारण से कल शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे जो है वो अपने घर के कमरे में जो है पेट्रोल डाल करके और आग लगा दी है और आत्महत्या कर ली है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत धंधापुर में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए रेशम उत्पादन पर 10 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस गांव में 250 एकड़ में रेशम उत्पादन के लिए पौधे लगाए गए, लेकिन एक भी महिलाओं को रोजगार नहीं मिला और महिलाएं इस योजना को कोस भी रही हैं। मामले में अब मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम जांच की बात कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि उस दौरान जो उन्होंने काम किया था उसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया गया, जिससे वो काफी निराश है। इंजीनियर मन बहुत काम करवा रही है, देख रेख करे नहीं आ सकत रही नको दिना, और हमन मांदा भरे रहें, वन साफ करे रहें, हमके एको पैसा नहीं मिलिस। ये जबले लगी से तबले एको पैसा पाले नहीं है। अभी क्या स्थिति है कर? अभी तो अब देख रेख करे वाला सब छोड़ दही, कुछ मिलबे नहीं करे तो कौन करही अपन खाए खाए। मैं इस बात को अभी आज ही संज्ञान में मेरे पास आया है, वो ये पुराना ही स्वीकृति राशि थी और पुराना काम था, लेकिन मेरे नॉलेज में आज लाया गया है आप लोग के द्वारा, तो उसको मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद जो भी यथोचित कार्रवाई होगी हम अपने कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। इसमें खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज अंतर्गत कोरबी सर्किल के पौड़ी खुर्द के पास स्थित सड़क मार्ग पर लगभग 25 हाथियों का दल चिंघाड़ते हुए घनी आबादी में घुसकर खूब उत्पात मचा रहा है। सैकड़ों किसानों की खड़ी धान और मक्के की फसल को हाथियों ने तहस नहस कर दिया है। वहीं ग्राम रोदे, चारापारा, पौड़ी खुर्द, घुचापुर, चिंदवार, लात, फुलसर, लालपुर सहित कोयलार, गडरा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हाथियों के आतंक से खतरा। आपको बता दें कि वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, सिर्फ गांव में आकर खाना पूर्ति की जाती है और हाथी दल से सावधान रहने की चेतावनी देकर चले जाते हैं। 2 दिन से हमन परेशान हैं, 2 रात सोए नहीं हैं, हमन बहुत परेशान हैं। पूरा हाथमन बिखरे हुए हैं और हमारे धान दिखा थे जो भी तो पूरा फसल नुकसान हुआ थे और हाथी अभी सामने है। हमारे तो मोर बताऊँ बहुत जने के नुकसान, बहुत किसान। विभाग के अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, इसे न कोई सूचना नहीं मिले और वन विभाग आते गाड़ी लेकर के रोड में दौड़ाते। बलरामपुर जिले का राजपुर विकासखंड जहां ग्राम पंचायत धंधापुर से लगे छिंदियाड़ा मार्ग में महान नदी पर बना पुल 5 वर्ष पूर्व टूटने से यहां के लोग 5 वर्षों से जीवन के लिए संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। लोग यहां अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में निरंतर लगे रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धांधापुर में लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर 2003-2004 में लोक निर्माण सेतु विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के निर्माण से अंबिकापुर से प्रतापपुर और राजपुर से प्रतापपुर के बीच आवागमन आसान हो गया था। महानदी पर बने इस पुल के निर्माण से आसपास के दर्जनों गांव शहर से जुड़ चुके थे, जिससे यहां के लोगों का जीवन काफी सुखमय हो गया था। पुल की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने से बरसात के मौसम में नदी में बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनों के मलबे के जमाव से पुल में लगातार क्षति होती चली जा रही थी, जिस कारण 2015-16 में भारी बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इस पुल के टूटने से फिर से दर्जनों गांव का संपर्क शहरों से टूट गया और यहाँ पुल टूटने के कारण भी आवागमन करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धंधापुर पंचायत दूर भागों में बटा है, कुछ नदी से उस पार है, कुछ नदी से इस पार। अभी बरसात के मौसम में अगर राशन पानी लेना हो तो इधर से इस पार से उस पार ले जाने में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमते भी हैं हम लोग तो कम से कम 25-30 किलोमीटर की घूमना पड़ेगा बगल से, क्योंकि यहाँ पर सामने आने जाने में भाई नाव में आदमी अपने जान को जोखिम में लेकर के ही पार हो रहा है। बहुत बड़ी इसको भाई हम समस्या मानते हैं। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी है, सारा चीज़ हम लोग को इसी पर आना जाना हम लोग का है। कभी इमरजेंसी में हो गया तो हम लोग को कोई साधन आने का नहीं। नदी है, नदी के पानी में हम लोग डाक नहीं पाते हैं, यही इमरजेंसी हम लोग का है।
और नदी जब कम माने बाढ़ ज़्यादा रहता है तो उस समय पर कोई अलाउ नहीं, सब हर तरह से कोई बीमार अगर पड़ गया तो हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं लोधी डांड में। कोई विकास नहीं, रोड भी नहीं है, पानी पीने के साधन नहीं है, नदी का पानी हीढ़ा पी पी के भी पार हो रहा है। धंधापुर से लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर बना पुल लगभग 5 साल से टूटा पड़ा है, जिससे दर्जनों गांव के लोग अपने जीवन के लिए लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के लोग राशन और खाद्यान्न के लिए नदी को पार कर कर अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग किसी भी जरूरत के सामानों के लिए आसपास लगे शहरों के बाजारों पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। यहाँ के लोगों को चाहे कोई भी सामान खरीदना हो, बिक्री करनी हो तो शहरों की ओर ही जाना होता है, जो कि लोग विगत 5 सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग पुल निर्माण करने के लिए कई बार बड़े अधिकारियों और राजनेताओं से लिखित और मौखिक निवेदन कर चुके हैं, जिसका परिणाम आज लगभग 5 सालों बाद साकार होता नजर आ रहा है। सेतु विभाग ने एक बार फिर से सर्वे कराकर लगभग 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराने जा रहा है। साथ ही फिलहाल आवागमन का वैकल्पिक व्यवस्था डोंगा जो कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर रिस रहा है, उसे भी शहर राजपुर एसडीएम आरएस लाल ने सुधार कार्य करवाकर उपयोग में लाने के निर्देश दिए हैं। हम लोग जलावतरण किए थे और इस बार जो छिंदिया डांड की जब आपके द्वारा बात बताई जा रही है और वहाँ पुराना नाव की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ 3 नावें हैं। परसवार में एक अलग है, लोधी डांड में एक अलग है और छिंदिया डांड में अलग है। तो ये अगर ये नाव अगर पुराना है तो इसको हम लोग जो अलकतरा आता है और कुछ मिक्स मटेरियल करके उसको हम लोग मरम्मत कराते हैं, तो हम उसको तत्काल हम मरम्मत कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये क्षतिग्रस्त पुल कब बनेगा और लोगों को आने जाने की दिक्कत कब दूर होगी। बलरामपुर से गुलाब ताज की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।